हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का थर्ड लेक्चर। पिछले सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन को कवर किया था, लेकिन वीडियो की लेंथ की वजह से टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ आधा हो पाया था और कुछ पार्ट्स हमारे छूट गए थे। तो आज की वीडियो के साथ, आज के लेक्चर के साथ हम वो छूटा हुआ पार्ट सारा कवर करेंगे। जैसे कि हमारा एंटी सिमेट्रिक छूट गया था, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होते हैं, कुछ रिमार्क्स भी छूट गए थे, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और रिफ्लेक्सिव के कॉम्बिनेशन के रिमार्क्स, नोट्स कह सकते हैं कि कुछ नोट छूट गए थे, ट्रांजिटिव रिलेशन छूट गया था, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन छूट गया था, इक्विवेलेंस क्लास छूट गई थी, और पार्टीशन ऑफ सेट। ये सारे टॉपिक पिछली वीडियो में लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमने कवर नहीं कर पाए, बट इस लेक्चर में हम वो सारी बातें कवर करेंगे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ रिलेशन को पूरी तरह से खत्म करेंगे, फिर बाकी के रह जाएंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर बेस्ड होंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, और हम सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो बने रहें पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो को देखें और टाइप्स ऑफ रिलेशन को पूरा कॉन्सेप्चुअली सीख लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ रिमार्क्स ये छूट गए थे, मैं एंटी सिमेट्रिक पर जाने से पहले रिमार्क्स वगैरह करा देता हूं। रिमार्क्स ये थे कि एक आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव होते हैं, दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी कि A, यानी कि खुद की इमेज खुद के साथ बनेगी, वो तो जरूर होने चाहिए जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ले लिया हमने, तो इन तीनों की खुद से इमेज बननी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ भी हो तो भी हम रिफ्लेक्सिव कहते थे। सिर्फ और सिर्फ खुद की इमेज रखना, उसके अलावा कुछ ना होना, ये आइडेंटिटी की पहचान थी। बट रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जितने सेट के पास एलिमेंट हैं उनकी इमेज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते थे। ये बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। बट आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन कैसे रिफ्लेक्सिव हुआ? तो आइडेंटिटी को देखोगे तो मैं इससे एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाता हूं ऑन ए। तो मैंने बनाया 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, और इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये आपका इस टाइम पर आइडेंटिटी रिलेशन है। बट रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही चीज चाहिए थी, सिर्फ ओनली ये चीज चाहिए, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। बट ये चीज है और इसके अलावा कुछ और भी है, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। ये है तब भी रिफ्लेक्सिव। मतलब क्या है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के पास कुछ एक्स्ट्रा में भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो खुद की इमेज तो बना के सबकी रखेगा, बट उसके अलावा भी एलिमेंट्स रहते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। यूनिवर्सल को देखते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए
इसका इसी के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं और कार्टेशियन प्रोडक्ट R आ जाए, मतलब ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो, तो इस सेट का जब मैं इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो 1 1 2 2 3 3 तो वहां होंगे ही, क्योंकि 1 अपने आप से बनाएगा, इन तीनों से बनाएगा, 2 इन तीनों से बनाएगा, 3 इन तीनों से बनाएगा, तो 1 1 2 2 3 3 की सिचुएशन तो वहां रहेगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही चीज चाहिए थी। उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 3 3 जा 9। तो हमें 3 एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिल गए, बट बाकी के एक्स्ट्रा हैं, तो रिफ्लेक्सिव इसकी इजाजत इसके अलाउड करता है कि कुछ और भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वाला सेक्शन होना चाहिए, मेरी वाली सिचुएशन 1 1 2 2 3 3 की होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। दूसरी, मैंने कहा बट एम्प्टी रिलेशन यानी कि फाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। एम्प्टी रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होता है? क्योंकि यहां पर आपको a, a की सिचुएशन मिलेगी नहीं, a, की सिचुएशन मिलेगी ही नहीं। इट मीन्स नो एनी एलिमेंट जो इस सिचुएशन को ला सके, मतलब वहां पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसकी खुद से इमेज कैसे बनेगी? तो एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। समझ में आ रही है? दूसरा रिमार्क यानी कि दूसरा नोट, तो नोट नंबर 2 करेंगे। तो नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं। और बढ़िया बात यह है कि एम्प्टी रिलेशन भी, एम्प्टी रिलेशन भी, ये भी आपका सिमेट्रिक होता है। समझाता हूं क्यों। ये भी सिमेट्रिक होता है, इस बात को समझें पहले। देखिए 1, 1 2, 2 मैंने ये सिचुएशन ले ली, यानी कि सेट हमारा क्या होना चाहिए था? फिर सेट होना चाहिए था 1, 2 का। अब मैंने ए के साथ ही रिलेशन बना दिया और 1, 1 और 2, 2 मेरे को मिल गए। ये आइडेंटिटी के लिए होना चाहिए, सेट में जितने एलिमेंट उतने की इमेज खुद से, ओनली खुद से। तो आप यहां अगर ए और बी लगा देंगे तो इसका उल्टा करेंगे तब भी तो आपको 1, 1 ही मिलेगा। 1, 1 का उल्टा करोगे तो 1, 1 मिलेगा। सिमेट्रिक यही कहता है कि a, b है, a, b रिलेट कर रहा है रिलेशन से, तो इट इंप्लाइज दैट कि b, a भी रिलेट करना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। ये सिमेट्रिक के लिए बात है। अब ये बात तो यहां पर होल्ड हो रही है। 2, 2 अगर a ये है, b ये है, तो आपका b, a भी तो 2, 2 ही हुआ। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन इस तरह से सिमेट्रिक होता है। यूनिवर्सल समझते हैं। यूनिवर्सल कैसे होता है? मैंने एक सेट माना
छोटा मान लेता हूं 1,1 1,2 और इसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा, 2 का 1 के साथ बनेगा और 2 का 2 के साथ बनेगा। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब रिलेशन होता है, रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है वही यूनिवर्सल रिलेशन होता है। रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है तो रिलेशन आपका यूनिवर्सल होता है। अब ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया और ये पूरा रिलेशन इस टाइम पर, ये पूरा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर में जो रिलेशन है वही यूनिवर्सल रिलेशन है। अब इसमें देखो 1,1 1,1 का उल्टा सिमेट्रिक चेक ही नहीं करते। जहां जहां रिफ्लेक्सिव पार्ट होता है वहां सिमेट्रिक चेक नहीं करते। ये पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अच्छे से विद एग्जांपल्स। 1,2 2,1 अगर मैं इस एलिमेंट को निकाल लूं और a, b इस तरह से मानूं तो b, a यहां पर है और इसका उल्टा ये खुद है ना, इसका उल्टा ये खुद है, ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट है। तो ये देखिए एक एलिमेंट 1,2 है और 2,1 भी यहां पर है, तो ये हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पूरा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, अब एम्प्टी रिलेशन भी कैसे होता है? एम्प्टी रिलेशन कैसे होता है? तो एम्प्टी रिलेशन के लिए देखिए सिमेट्रिक की एक और खास बात सुन लीजिए कि a, b रिलेशन में है। अगर a, b रिलेशन में है और ये दोनों ही अनइक्वल पार्ट्स हैं, a, b रिलेशन में है और a b से डिफरेंट है, तब हमें b, a चाहिए होता है रिलेशन में। ये नीड है, ये मस्ट है। अगर ये कंडीशन है a b के बराबर नहीं है तो आपको b, a वहां पर होना चाहिए। बात समझे, ये है पूरी की पूरी डेफिनेशन एक तरह से सिमेट्रिक रिलेशन के लिए परफेक्टली। अगर वहां पर a b के बराबर नहीं है, यानी कि कुछ दो ऐसे एलिमेंट हैं, ये a है, ये b है और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b है, तो आपको फिर 2,1 ढूंढना पड़ेगा। ये मस्ट है। अगर ये नहीं मिला तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए एम्प्टी रिलेशन क्यों होता है, तो यहां पर आपका पहली बात, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ही नहीं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, मतलब a, b बिलोंग ही नहीं कर रहा, a, b है ही नहीं। अब जब a, b नहीं है, सपोज a, b है ही नहीं, तो b, a किसको देखकर जज करोगे? a, b वहां पर है नहीं, तो b, a कैसे ढूंढोगे? हम b, a किसके बेहाफ पे ढूंढते हैं? a, b के बेहाफ पर। भाई अगर मेरा 2,3 है मेरा a, b, तो मेरा b, a कैसा होना चाहिए? b, a फिर मेरा कैसा होना चाहिए? 3,2। मतलब ये मैच करेंगे, फिर हम b वाला पार्ट मैच करेंगे b से और a वाला पार्ट करेंगे मैच a से। बट यहां पर तो एम्प्टी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, यू नो वेरी वेल। बट यहां पर a, b एग्जिस्ट ही नहीं है, तो फिर b, a आपको ढूंढने की नीड नहीं है। इसकी वजह से ये एक कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में जाओ, आप थोड़ा सा सोचो इस बात को। जब a, b अगर नहीं है तो b, a को ढूंढने की नीड ही नहीं होगी, जिसकी वजह से एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा।
आई होप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कॉन्सेप्चुअली। नहीं कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख दें और मैं उसका जवाब और बेटर तरीके से दूंगा। अब बात करते हैं अगले रिलेशन की। मैंने कहा एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया था बट एंटी सिमेट्रिक रह गया था। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखना और थोड़ी सी डिटेल पता चलती जाएगी आपको। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर R इज एंटी सिमेट्रिक if R is anti-symmetric relation, if only if and only if A comma B belongs to R, A comma B belongs to R, it implies that B कॉमा A भी है बिलोंग्स टू R। A कॉमा B वहां रिलेशन में है, B कॉमा A रिलेशन में है, बट कंडीशन ये है कि A B के बराबर होना चाहिए। ये मस्ट है किसके लिए? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अगर A कॉमा B यानी कि A इज रिलेटेड टू B, it implies that B is related to A कब? if and only if A बराबर B। ये चीज आपकी होनी चाहिए। बात समझ गए? अब आपने कहा कि A और B दोनों सेम हैं, तो ये तो कुछ आइडेंटिटी रिलेशन जैसी बात हो गई ना। बिल्कुल साहब, ये आइडेंटिटी रिलेशन जैसी बात हो गई। तो आप समझ लें कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ लें, नोट करके डाल लें कॉपी पर। आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। डिटेल पता चल रही है ना आपको? ये थियोरेटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं फिर भी इलस्ट्रेशंस और रिमार्क्स थोड़े बहुत आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी इतना पचाइए, पहले इतना डाइजेस्ट करिए। डिटेल की और ज़रूरत पड़ेगी, आपका कमेंट सेक्शन अच्छा होगा या आपका रिप्लाई मेरे लिए अच्छा होगा तो मैं और डिटेल बनाऊंगा। बहुत डिटेल है, अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, इससे भी ज़्यादा डिटेल है। इतनी डिटेल है कि कॉलेज तक का पार्ट लेना पड़ जाता है समझाने के लिए। कॉलेज तक का पार्ट ले जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? समझ रहे, बिल्कुल। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ गए। अब आते हैं आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक समझ में आ गया ना? एंटी सिमेट्रिक मतलब A रिलेटेड टू B, इट इंप्लाइज दैट B रिलेटेड टू A इफ एंड ओनली इफ A बराबर B होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी जैसा होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन जैसा, बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिटी रिलेशन जैसा होना चाहिए, तब आप उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट R बी द ट्रांजिटिव रिलेशन
ऑन ए इफ, कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है इसको समझ लें। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, देर से समझ में आता है, काफ़ी सारी बातें अपने आप में रख लेगा, बट हम इजीली देखना कितने अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए अगर ए कॉमा बी है, अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है और इसके साथ साथ बी कॉमा सी, यानी कि थर्ड वन, ए बी सी, यहां तीन एलिमेंट चलते हैं। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ये ए सी से डायरेक्टली रिलेट करेगा। ये बात तो वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती है। बात देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ, बहुत छोटा सा एग्जांपल कि 2 इज लेस देन 3 और 3 इज लेस देन 5, तो 2 भी तो लेस देन हुआ 5 से। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अगर 2 ये ए और ये बी और ये सी मान लिया जाए तो देखना, ए रिलेटेड टू बी स्मॉलर देन है और 3 रिलेटेड टू 5 स्मॉलर देन है, तो 2 इज स्मॉलर देन 5, डायरेक्टली ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा कोई रिलेशन अगर मैं बना दूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो इट इंप्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ये मस्ट है। ये पहली कंडीशन ट्रांजिटिव होने के लिए, ये पहली कंडीशन है कि दोनों चीज अगर एग्जिस्ट करती हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, सॉरी, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर ए कॉमा सी ढूंढना पड़ेगा। अगर ये दोनों पार्ट हैं तो फिर मुझे किसके लिए टेस्ट करना है? मुझे फिर टेस्ट करना है, चेक करना है कि ए कॉमा सी मैं ढूंढ के निकालूं रिलेशन में, ताकि मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो सके। अगर ए कॉमा सी नहीं मिला, अगर ये ए कॉमा सी नहीं मिला, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से, इसका दूसरा पॉइंट अगर मैं लूं तो ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी है रिलेशन में, और बी कॉमा सी रिलेशन में मिल ही नहीं रहा, ये आपको मिल नहीं रहा। जब बी कॉमा सी रिलेशन में है नहीं, सिर्फ ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो आपका ए कॉमा सी ढूंढने का जो टेस्ट है, जो चेक करने का है, वो तो बिल्कुल फेल है, क्योंकि आप बी कॉमा सी, सी कहां से लाओगे जो ए कॉमा सी को रिलेट कर पाओगे? क्योंकि रिलेशन आपको इसका और इसका बनाना है, थर्ड वाला, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी आपको ढूंढना पड़ता था। बट यहां ओनली ए कॉमा बी है रिलेशन में, बी कॉमा सी नहीं है, तो सिर्फ इसके बिहाफ पर अब आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। अब आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। भाई होगा क्यों नहीं? क्योंकि टेस्ट तो हमारा जब स्टार्ट होता है ना ट्रांजिटिव के लिए, जब ए कॉमा बी के बाद बी कॉमा सी भी हो, ए इज रिलेटेड टू बी एंड, समझ रहे हैं ना, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो फिर हम ढूंढते थे, तब हमारा टेस्ट चालू होता था, टेस्ट बिगिन फॉर ए कॉमा सी। ये ढूंढते थे हम, ये हम ढूंढते थे कि ए इज रिलेटेड टू सी। जब बी कॉमा सी है नहीं, तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, तो आपका टेस्ट शुरू नहीं होगा। ये है नहीं है, ए कॉमा बी है ओनली, तो इसके बिहाफ पर आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी के बिहाफ पर आप इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह दोगे।
नई बात समझ में आई। अगर टेस्ट चालू नहीं होता है तो ए कॉमा बी के बिहाफ पर आप ट्रांजिटिव कह दोगे उसको। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो देखो एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा 1,1, मैंने कहा 2,1 और 1,2 और 2,2। ये मैंने कोई रिलेशन लिया, 1,1 है, इस पर चेक नहीं करूंगा। ट्रांजिटिव रिलेशन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां टेस्ट शुरू नहीं होता। 1,1 का उल्टा करोगे तो B, C वही मिलेगा, और उल्टा करोगे तो A, C वही मिलेगा। तो फिर हमारा टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसलिए रिफ्लेक्सिव वाला जितना भी पार्ट है वो ट्रांजिटिव होगा। तो आप रिफ्लेक्सिव पार्ट पर ध्यान ना दें ज़्यादा, रिफ्लेक्सिव के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन पर टेस्ट करें। तो आपका टेस्ट यहां पर देखो, ना तो इस पे शुरू हो रहा ना इस पे शुरू होगा, तो इन पर तो ध्यान देना नहीं है। यहां तो ये ट्रांजिटिव है, बट यहां ट्रांजिटिव चेक करना है A, B, और यहां पर आपका B, A आ गया। यहां पर आपका B, A आ गया। अगर मैं इसको A, B मान लूं तो अगला मेरा B से स्टार्ट होना चाहिए, और इसको C मान लूं, इसको A, B मान लूं और इसको B, C मान लूं, तो देखो A, C क्या मिलेगा मुझे? 2, ये 1, ये 1, तो 2, ही तो मिला। A, C क्या मिला? 2, जो कि यहां पर है। आप किसी पर भी चेक कर लो, आप इस पर चेक कर लो, आप इस पर चेक करो, ये A, B है, तो अगला वाला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, B, C, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो B, C मैं इसको मान लेता हूं। ये A, B माना, ये B, C मान लिया। अब A, C ढूंढना है, यानी 1,2 ढूंढना है। तो 1,2 तो ये इटसेल्फ में, तो A, C तो ये खुद ही है 1,2, तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। और कहीं से स्टार्ट कर लो, आप स्टार्ट कर लो इसको और इसको लेकर। तो अगर A, B ये है, एक बात ध्यान रख लेना, ट्रांजिटिव होने के लिए पूरे एलिमेंट्स पर चेकिंग होनी चाहिए, सबके सब एलिमेंट्स पर ट्रू बैठना चाहिए। A, B, C है तो A, C भी वहां पर होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट है कि वहां पर A, B, C है और A, C नहीं है, चाहे आपका रिलेशन इतना लंबा चौड़ा है, सब पर ट्रू हो रहा है, बट एक पर ट्रू ना, उस एक की वजह से ट्रांजिटिव नहीं होगा रिलेशन। गॉट इट माई पॉइंट? गुड। अब मैं इस पर चेक कर लेता हूं। मैंने कहा A, B, और B देखो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो B, C ये है, तो A, C कितना होना चाहिए? 1,2, तो 1,2 तो ये खुद है, A, B 1,2 है। तो ये रिलेशन आपका जो मैंने अभी दिया है ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने रिलेशन लिया 1,1, 1,2, 2,3। इस रिलेशन को मैं चेक करूंगा। मैंने इस पर चेक किया, मैंने A और B इसको माना। अब 1 से स्टार्ट होना चाहिए B और C इसको माना, तो 1,2 तो ये खुद है, मतलब इन दोनों को लिया तो A, B, B, C, तो A, C यहां पर मुझे मिल गया। ठीक है, यहां तो मुझे मिल गया, ये ट्रांजिटिव है इन दोनों पर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो देखो ये हुआ आपका A, ये हुआ आपका B, तो अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो B, C ये हुआ। अब मुझे A, C ढूंढना है, यानी कि A, C किसके बराबर होना चाहिए? आपका 1,3 के, 1,3। तो क्या 1,3 यहां पर है रिलेशन में? नहीं है, तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रही है थियरी? समझ में आ रही है ना थियरी? काफी कुछ है ना? बिल्कुल।
एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। अच्छा, मैं इन दोनों पर टेस्ट करता तो आपने कहा इन दोनों पर कर लेते, तो a, b 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होने के लिए सिर्फ ये है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए ये b, c नहीं बन पाएगा, समझ ना। तो मैंने कहा a, b है रिलेशन में, तो अगला किससे स्टार्ट होना चाहिए, b, c, b से, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर इसको ढूंढेंगे हम। समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ट्रांजिटिव काफ़ी परेशान करता है, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो आप जैसे ही 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, 5-10 क्वेश्चन जैसे ही कर लोगे, 8-10 हाँ, तो आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएंगे। ट्रांजिटिव क्वेश्चंस जब आता है तो ऐसे प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर सी हो जाती है, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर है 2,3, ये मैंने एक रिलेशन लिया, आपने कहा कि ये a, b है सिर्फ, इसके लिए b, c नहीं है, इसके लिए b, c होता तो 1 से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता और यहाँ c वाला पार्ट होता। ये a, b है सिर्फ, इसी तरह इसके लिए ये भी a, b है, अगला इसके लिए b, c होने के लिए, इसका b, c होने के लिए ये वाला पार्ट 3 होना चाहिए b, तब स्टार्ट होगा। बट ये तो हमारा सिर्फ a, b है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी मेरा a, b है, इसको देखूंगा तो ये भी मेरा a, b है, तो मुझे यहां पर b, c मिल ही नहीं रहा, b, c यहां पर मुझे मिल ही नहीं रहा। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस्ड ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ a, b ओनली, तो ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। सिर्फ a, b के बिहाफ पर जब b, c होना, तो a, c ढूंढते भी नहीं है, तो सिर्फ a, b के बिहाफ पर ही हम उसको ट्रांजिटिव कह देंगे। अब बात पकड़ में आई है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश, बात को पकड़े अच्छे से। ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा ही है साहब, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा ही है। अब आगे का रिलेशन ले लेता हूं मैं, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आपको रिफ्लेक्सिव आ गया, सेम, कुछ और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, सिमेट्रिक समझ में आ गया, a, b है तो b, a उसका उल्टा होना चाहिए। ट्रांजिटिव समझ में आ गया, a, b है तो a, b के बिहाफ पर ट्रांजिटिव a, b है और b, c है तो a, c भी होना चाहिए, मस्ट है, तो ट्रांजिटिव। तीनों आपको आ गए। तो ऐसा रिलेशन, सच रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive, मैंने एंड लगाया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ऐसा है, अगर कोई रिलेशन आर ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बात समझ में आ रहा है? देखो एग्जांपल से समझाता हूं। 1,1 अगर कोई सेट आपका 1,2 है, तो 1,1 1,2 2,1 इस तरह से आपका ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को देखो जरा, रिफ्लेक्सिव के लिए
2,2, सॉरी ये और लिख दूं ताकि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, क्योंकि 2 एलिमेंट है, उन दोनों की तो खुद से होनी ही चाहिए एटलीस्ट। तो 1,1 और 2,2 को देखकर मुझे पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 1,1 2,2 को देखकर पता चला अकॉर्डिंग टू द सेट कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब इस पर और इस पर सिमेट्रिक तो चेक नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट पर ना तो हम सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव चेक करते, बचे हुए ये 2 हैं। अब इन 2 पर सिमेट्रिक चेक कर दो, 1,2 तो 2,1 है, सिमेट्रिक है। अब मैं चेक करता हूं ट्रांजिटिविटी, तो 1,2 है और 2,1 है, यानी A, B है और B, C है, तो A, C ये रहा। किसी पर भी चेक कर लो, अब ये भी आया था, किसी पर भी चेक। तो ये रिलेशन है आपका ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इन तीनों को मिलाकर, ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो आप कहते हैं उसे इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल क्लियर हो गया? अच्छी बात है। खाओ पियो मजे करो, तो फिर काहे बैठे हो बे? अरे खाओ पियो मजे करो, समझ में आ गया? हो गया काम? अब क्या चाहिए? चलो बात करते हैं आगे की। इक्विवेलेंस रिलेशन के अलावा इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? तो इक्विवेलेंस क्लास को कुछ ऐसे समझेंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस कि इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो आप इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल सकते। रूल, नियम, फैक्ट यही है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम इक्विवेलेंस क्लास x की निकालें, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, तो आप डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा होता है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर मैं x की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो मुझे इस तरह से लिखना है x करके। अगर मैं 1 की निकाल रहा हूं तो 1 को ऐसे लिखूंगा। अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास को तो इस तरह से डिनोट करते हैं। दूसरा कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि y सच दैट y का क्या मतलब है कि हमारा एक सेट दे रखा होगा 1 2 3 यहां पर आप मान लो 4 5, इस तरह से आपको कोई सेट दे रखा होगा और उस सेट के सारे एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, एक y करके मैंने मान लिया। तो y सच दैट y आपका बिलोंग करना चाहिए सेट से। y जो एलिमेंट मैंने माना है वो हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एंड x, y, यानी अगर मुझे क्लास निकालनी है x की तो वो x इस y से रिलेट करेगा, तो x, y रिलेशन में होना चाहिए। y सच दैट y कहाँ होना चाहिए, सेट में, और x, y, x के साथ यही y। मैं क्लास किसकी निकाल लूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x निकाल रहा हूँ, तो y एक एलिमेंट वो आपका सेट A से आना चाहिए, और x जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूँ उसी का रिलेशन y से अगर करें ऑर्डर पेयर
तो फिर वो रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें x, y उस रिलेशन में आ जाए। ठीक है, अब एक ऐसा रिलेशन ले लेता हूं मैं जो इस सेट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं इसमें, इस सेट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। तो मैंने कुछ लिखा, मैंने कहा 1 1 2 2 3 3, सबकी इमेज बननी चाहिए ताकि रिफ्लेक्सिव हो जाए। 5 5 ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 2 है और 2 1 है सिमेट्रिक। मैंने कहा 4 5 है और 5 4 है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अपनी तरफ से है। अब ये रिलेशन आप चेक करोगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस ही मुझे लेना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मुझे निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा किसकी? x की। अब x क्या है यहाँ पर? ये सारे के सारे एक एक करके एलिमेंट्स, एक एक करके ये एलिमेंट्स। जैसे मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, आपसे क्वेश्चन में कह देंगे कि वो एलिमेंट्स निकालो जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, हाँ, या आप 2 से रिलेट कर रहे हैं जितने एलिमेंट, अब वो निकालो या 3 से कितने एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। रिलेट करने का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहे हैं। जब क्वेश्चंस आएगा तब वहां पर करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे ना तब करेंगे। तो मुझे इक्विवेलेंस क्लास जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो इस तरह से। तो 1 से रिलेट कौन कौन कर रहा है? 1 से रिलेट कौन कौन कर रहा है? देखो 1 से एक तो खुद करता है, यानी हर एक इक्विवेलेंस क्लास के लिए वो अपने साथ तो रिलेट करेगा ही करेगा। मैं किसी की भी निकालूं तो वो अपने साथ तो रिलेट करेगा ना, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अपने साथ क्यों करेगा? क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली होता है। तो और रिफ्लेक्सिव होता है तो खुद का खुद से एक रिलेशन तो बना हुआ होता है। तो जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो वो एलिमेंट खुद से तो रिलेट कर ही रहा होगा। तो 1 आ गया। और 1 किससे रिलेट है? 2 से रिलेट कर रहा है इस तरह से। और 1 किसी और से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा। अब मुझे इक्विवेलेंस क्लास 2 की निकालनी है। तो 2 देखो किससे रिलेट कर रहा है? 2 अपने आप से रिलेट कर रहा है और एक 1 से कर रहा है, क्योंकि जब 1 2 से कर रहा था तो 2 भी तो 1 से करेगा। अब मैं निकालूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकल के आएगा। 3 अपने आप से करेगा और 3 किससे कर रहा है? 3 अपने आप से कर रहा है, सिर्फ 3 सिर्फ अपने आप से कर रहा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकालूं तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 आएगा आपका 4 सिर्फ अपने आप से और 5 से कर रहा है, अपने आप से और 5 से। और यहाँ पर निकालूं मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, तो अपने आप से तो करेगा ही करेगा और 4 से करेगा। ठीक है, यही होते हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस, यही होती हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस। 1 की पूछ रहे हैं, 2 की पूछ रहे हैं, 3 की पूछ रहे हैं, 4 की पूछ रहे हैं, 5 की पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप सेट बना के लिख दो। तो इक्विवेलेंस क्लास एक तरह से सेट होते हैं जो यहां पर आपको बन के दिखाई दे रहे हैं। अब एक कॉमन बात देखो कि कुछ इनमें कॉमन ये हैं, ये 2 कॉमन, ये सॉरी कॉमन इसमें है, मिल रहे हैं कॉमन। हाँ, ये दोनों सेम मिल गए और ये दोनों सेम मिल गए, ये दोनों सेम मिल गए और ये दोनों सेम मिल गए। तो इन दोनों से हमें यही मिलता है 1 2, क्योंकि पोजीशन सेट में पोजीशन तो एलिमेंट की मैटर नहीं करती, कोई भी एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, बट उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह से इससे मिला मैं 4 5 और ये एक है 3। यहां पर तो मैच कर रहे थे, यहां पर तो मैच कर गए 2 2, बट ये जो 3 मैंने निकाले हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं आपस में, ये डिफरेंट हैं आपस में। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो डिफरेंट सेट आते हैं इनको मिलाओगे, इनके एलिमेंट्स को मिलाओगे तो ए सेट के बराबर हैं। देखो 1 2 3 4 5, इनके अगर एलिमेंट्स को मिलाओगे, ये डिफरेंट सेट्स आए हैं, 2 2 कॉमन थे
और बाकी के तीनों जो डिफरेंट है वो मैंने अलग लिख लिए। अब ये डिफरेंट के एलिमेंट्स को आप मिलाओगे एक जगह तो आपको ए के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मतलब ए सेट को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ए सेट को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसका पार्टीशन कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, इन्हें कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट्स। तो ये है आपके पार्टीशन ऑफ सेट, ये है पार्टीशन 1, ये है पार्टीशन 2 और ये है पार्टीशन 3। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ पार्टीशन कितने निकल कर आए? 3 पार्टीशन निकल कर आ गए। ये पार्टीशन होते हैं जो आपस में रिलेट नहीं करते। बात समझाता हूं पार्टीशन के ऊपर आपको। देखिए, अरे बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा अच्छा। पता नहीं लोग पहले इसे क्यों नहीं लेते हैं। तो एक आया था मेरा 1,2 और दूसरा आया था 3 और तीसरा आया था पार्टीशन 4,5। अगर मैं ये पार्टीशन P1, ये पार्टीशन P2 और ये पार्टीशन P3, अगर मैं P1 पार्टीशन इंटरसेक्शन P2 पार्टीशन इंटरसेक्शन P3 पार्टीशन करूं तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि आपस में डिसजॉइंट है। पार्टीशन का मतलब ही क्या है? अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट डिसजॉइंट सेट्स। पार्टीशन का मतलब डिसजॉइंट सेट्स। अब जब डिसजॉइंट सेट्स का आप कॉम्बिनेशन में लाओगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, मतलब उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 पार्टीशन है। किसके पार्टीशन है? सेट के पार्टीशन है। सेट क्या था हमारा? सेट क्या था? सेट था ये 1, 2, 3, 4 और 5। इस सेट के 3 पार्टीशन आपको मिल गए। बट आप इनका अगर यूनियन करें, P1 यूनियन, P2 यूनियन, P3, अगर आप यूनियन करें तो आपको ए सेट मिल जाएगा। आप इनका यूनियन करेंगे तो ऐड हो जाएंगे पांचों के पांचों एलिमेंट, तो आपको ए सेट वापस मिल जाएगा। बढ़िया बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आया? इन्हें कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टीशन बन सकते हैं? कितने एलिमेंट होंगे इस बात पर डिपेंड करता है। ए के पास कितने एलिमेंट हैं? अब मैंने कहा कि ए के पास n एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा ए के पास n एलिमेंट्स हैं, और अगर n एलिमेंट्स हैं और आपका उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए, रिलेशन तो तभी बनेगा। अगर ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया जाए तो सारे एलिमेंट होंगे वहां पर। अब ए का ए से रिलेट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और ए क्रॉस ए कर दूं मैं, तो यहां पर 1 अपने आप से इससे भी रिलेट करेगा, 2 इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, 3 इस 1 से करेगा, 2 से करेगा और अपने आप से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेगा। इस तरह का बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आपके नंबर ऑफ पार्टीशन जो होते हैं वो 1 होते हैं। अगर क्योंकि 1 किससे रिलेट कर रहा है? सबसे। 2 किससे रिलेट कर रहा है? सबसे। 3 किससे रिलेट करेगा? सबसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सबका किया जाता है एक एक करके सबके साथ। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका करूंगा तो आपको नंबर ऑफ पार्टीशन क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा, वो खुद सेट मिलेगा। है भाई, अगर मैं निकालूंगा पार्टीशन तो पार्टीशन वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मैच हो जाएगा। सब कुछ मैच हो जाएगा जब आप पार्टीशन निकालोगे। तो एक बार निकाल के देखना,
है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो इसका, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हर एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहा होगा, है ना, अलग अलग तो नहीं कर रहा होगा ना। तो नंबर ऑफ पार्टीशन आपका 1 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब है ये वाले एलिमेंट इस तरह से 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, n एलिमेंट्स हैं तो n ले लिया। तो नंबर ऑफ पार्टीशन यहां पर, नंबर ऑफ पार्टीशन यहां पर आपके n होंगे। जितने एलिमेंट देखो 1, 1 अलग है बिल्कुल, 2, 2 अलग है बिल्कुल, इनमें और इनमें निकालो आप, इसमें और इसमें सब में आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या फाई नहीं मिलेगा? कोई रिलेट कर रहा है अपने आपस में। तो डायगोनल एलिमेंट को देखकर अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके पास 3 हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन 3, 4 हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन 4, 5 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन 5, अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन n। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई। थोड़ी सी बात और देखो, फिर उसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है। थोड़ी बात और देखो, बात ये है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन, P फॉर पार्टीशन 1 हो सकता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ P आपका n हो सकता है। ये वाली बात आप ध्यान रखें। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट नोट, कि आपको मान लो P1, P2 और P3, यहां पर मैं पहले वाला ही लिख देता हूं 1, 2 और यहां 3 और यहां 4, 5। अगर आपको पार्टीशन दिए जा रहे हैं और पार्टीशन देने के बाद आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि रिलेशन क्या था, या रिलेशन कैसा होना चाहिए जिसके ये पार्टीशन है, नहीं समझे? एक सेट होगा, उस सेट से हम रिलेशन बनाएंगे, और उसी रिलेशन से जब हमारे पार्टीशन हम निकालते हैं तो इस तरह से पार्टीशन आए। अब सिर्फ आपको पार्टीशन दिए जा रहे हैं और पार्टीशन से आपको रिलेशन बनवा रहे हैं, तो आप क्या करें कि इसी से आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, इसका इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, और इसका इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपको वही रिलेशन मिल जाएगा जो रिलेशन ये पार्टीशन जहां से आए हैं। तो आई होप आप काफ़ी कुछ डिटेल में जान गए। ये पार्टीशन वगैरह तो आगे का टॉपिक है, खैर आपके बुक में है भी नहीं है ना, बताया भी नहीं। पार्टीशन छुपा हुआ रहता है, कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं समझाता। तो इसी लेक्चर के साथ हम ये टॉपिक पूरा कवर करते हैं, समाप्त करते हैं। अपनी पढ़ाई करें, मेहनत करें, और इस वीडियो को बार बार देखें, डबल बार देखें, और हर एक चीज़ को नोट डाउन करें। आपके हाथ में है, रिवर्स कर कर देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, है ना। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उंगलियों पर रट जाएंगी, बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट।